दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखना क्योंकि बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हमने बताई है, जिसे आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो मिस कर जाओगे। दोस्तों हमारे देश की बेटी का मनीषा का हाथरस में बलात्कार हुआ और उसके बाद उनकी मौत हो गई। मौत के जो जिम्मेदार हैं उन दरिंदों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए तथा पूरा मामला एक नज़र डाल दीजिए, उसके बाद हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने यूपी आईपीएस एसोसिएशन से अपील की है कि वह हाथरस के जिलाधिकारी को निलंबित किए जाने के लिए हस्तक्षेप करें। यूपी एसोसिएशन तथा सेंट्रल आईपीएस एसोसिएशन को भेजे पत्र में अमिताभ ने कहा है कि पुलिस अफसरों पर कार्रवाई अपेक्षित थी, लेकिन साथ ही इस मामले में डीएम हाथरस प्रवीण कुमार लक्षकार के खिलाफ भी अत्यंत प्रतिकूल तथा मीडिया व सोशल मीडिया से सामने आ रहे हैं, जिसमें उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से पीड़िता के परिवार को धमकी देने जैसे आरोप तक सामने आ रहे हैं। उन्होंने आईपीएस एसोसिएशन को इन तथ्यों को शासन को अवगत कराते हुए विभिन्न सेवाओं के समानताओं एवं न्याय के सिद्धांत के अनुसार इस प्रकरण में मौजूदा डीएम हाथरस के विरुद्ध भी निलंबन सहित कई अशतुल्य कार्रवाई किए जाने के पत्राचार करने का अनुरोध किया है। गौरतलब यह है कि हाथरस में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने पुलिस अधीक्षक विक्रांत समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबन कर दिया गया है। हालांकि इस मामले में जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाने की अटकलें लगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए कथित गैंगरेप की घटना स्थल से कुछ दूर 2 युवा खड़े हैं। एक ने कमरे पर कीटनाशक छिड़काव करने वाली मशीन बांध रखी है। वो अपनी फसल पर कीटनाशक छिड़काव निकले थे, खेत पर जाने के बजाय वो यहाँ चले आए। दोस्तों क्या है पूरी कहानी, सुनिए इस वीडियो में। ये दलित युवा बेहद आक्रोशित हैं। वे पीड़िता को नहीं जानती, पूछने कहते हैं हमारी बहन के साथ दरिंदगी हुई है, हमारा खून उबल रहा है जिससे सोशल मीडिया पर उसके बारे में पड़ा है। हम बेचैन हैं, हम ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुनाव आने दो, इसका जवाब दिया जाएगा। हालांकि यूपी के एडीजी का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह साफ हो गया है कि महिला के साथ गैंगरेप नहीं हुआ है, बल्कि मौत का कारण गर्दन में आई गंभीर चोटें हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में से जारी बयान में कहा गया है कि 20 वर्ष की महिला को 28 सितंबर को सफदरजंग अस्पताल में लाया गया और उनकी हालत काफ़ी गंभीर थी। जब उन्होंने भर्ती किया तो वह सर्वाइकल स्पाइन और गंभीर संक्रमण से पीड़ित थी। कि यूपी पुलिस को ये बार बार कह रही थी कि रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी बल्कि गर्दन की हड्डियाँ टूटती, गला दबाने से कोशिश की गई और ये मौत का कारण भी है। यहाँ बाजरे के खेत हैं। गांव के मुख्य का मार्ग से जोड़ने वाली सड़क से करीब 100 मीटर दूर बाजरे से ही खेत में कथित गैंगरेप हुआ था। घटनास्थल पर पत्रकारों का आना जाना लगा है। यहां पर मिले कुछ स्थानीय पत्रकार कहते हैं कि ये घटना उतनी बड़ी नहीं थी जितनी बना दी गई है। इनकी सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। जब मैंने इनसे पूछा अगर सच्चाई कुछ और है तो फिर आपने रिपोर्ट क्यों बनाई, उनका कहना है इस घटना को लेकर भावनाएं उबाल पर है। हम आपके लिए कोई खतरा मोल क्यों ले। हालांकि अपनी बात के समर्थन में उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। वो सुनी सुनाई बातें ही ज़्यादा कर रहे थे। ये बातें आगे चलकर गांव में भी सुनाई दी। स्थानीय पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत से उठे सवालों को हाथरस के एसपी विक्रांत वीर का ये बयान गहरा करता है। मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टरों ने अभी गैंगरेप की पुष्टि नहीं की है। फॉरेंसिक जाँच की रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है, उसके बाद ही इसके बारे में स्पष्ट राय दी जा सकेगी। दोस्तों सुनिएगा, रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार आखिर क्यों किया गया। पुलिस ने मंगलवार देर रात पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया था। परिजनों का आरोप है कि उन्हें घर में बंद करके जबरदस्ती अंतिम संस्कार किया गया था। हालांकि पुलिस का कहना है कि परिजनों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार हुआ है। इस तरह से रात के अंधेरे में जबरदस्ती किए गए अंतिम संस्कार के बाद परिजनों और दलित समुदायों का गुस्सा भड़क गया है। कुछ लोग इसे पीड़िता का दूसरा बलात्कार बता रहे थे। वहीं पुलिस के इस कर्तव्य को साक्ष्य मिटाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। आक्रोशित लोगों का कहना है कि पुलिस ने इस तरह अंतिम संस्कार करके दोबारा पोस्टमार्टम की संभावनाओं को खत्म कर दिया है। पीड़िता के भाई ने बीबीसी से कहा कि हमारे रिश्तेदारों को पीटा गया, जबरदस्ती उन्हें जला दिया गया। हमें पता भी नहीं कि पुलिस ने किसका अंतिम संस्कार किया है। आखिरी बार चेहरा तक नहीं देखने दिया। पुलिस को ऐसी क्या जल्दी थी, आखिर क्यों इनके परिवार के साथ ऐसा किया जा रहा है। क्या कहना है अभियुक्तों के परिजनों का। उनके परिजनों का कहना है कि पीड़िता के घर से अभियुक्तों का कहना यह भी है एक बड़े संयुक्त घर में 3 अभियुक्त के परिवार रहते हैं। जब मैं यहाँ पहुँचा तो घर में सिर्फ 3 महिला ही बैठी थी। उनका कहना था कि उनके बच्चों को झूठा फंसाया गया है। एक अभियुक्त 32 साल का है, 3 बच्चों का पिता है। दूसरा 28 साल का है, उसके 2 बच्चे हैं। बाकी
उम्र 20 साल के आसपास है और उनकी शादी नहीं हुई है। जब उनकी माँ से पूछा गया कि उनके बेटे शामिल नहीं हैं तो फिर उनका नाम क्यों लिया जा रहा है। बहुत पुरानी रंजिश है, इनका तो काम यही है, झूठे आरोप लगा दो, फिर बाद में पैसा ले लो, सरकार से भी मुआवजा ले लो और लोगों से भी। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उन्हें हाजिर किया गया है। एक महिला कहती है, जब नाम आ गया तो हमने अपने बालक पुलिस को हाथ में दे दिए। एक अभियुक्त की मां यह भी कहती है कि उनका बेटा दूध की डेयरी पर काम करता है और घटना के दिन वहीं था। उसकी हाजिरी जांच की जा सकती है। अभियुक्तों के परिजनों का बार बार अपने ठाकुर होने की, पीड़िता के परिवार के दलित होने का जिक्र कर रहे थे। अभियुक्ता की मां कहती है कि हम ठाकुर हैं, वो हरिजन हैं, हमसे उनका क्या मतलब। वो रास्ते में दिखते हैं तो हम उनसे वहाँ दूरी बना लेते हैं। उन्हें छुएंगे क्यों, उनको यहाँ कहाँ लेके जाएंगे। दोस्तों, पुलिस की भूमिका पर उठते हैं सवाल। पुलिस ने घटना स्थल को सील क्यों नहीं किया? घटना के पहले दिनों में वहां के साक्ष्य क्यों नहीं जुटाए? रात के अंधेरे में जबरदस्ती अंतिम संस्कार क्यों किया? पीड़िता के परिवार के साथ उनकी मेडिकल रिपोर्ट साझा क्यों नहीं की? तकनीकी साक्ष्य क्यों नहीं जुटाए गए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी में देर क्यों की गई? ऐसे कई सारे सवाल उठ रहे हैं जिसकी सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है और जल्दी इसको मनीषा को इंसाफ मिलेगा। आखिर देश की बेटी के साथ ऐसा होता रहेगा तो कब तक चुप बैठेंगे और मीडिया के सामने कब तक ये खेल खेलते रहेंगे।